मित्रों, नमस्कार। आज अभी अभी हमने निर्मला सीतारमण का संवाददाता सम्मेलन, उनके राहत पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में संवाददाता सम्मेलन को सुना। भारत की आत्मनिर्भरता की योजना के दूसरे भाग को जैसे हमने सुना, सचमुच ये राहत लगा जैसे कि कोई एक अनोखी मृग मरीचिका रची जा रही है। राहत के नाम पर कर्ज का, ऋण का एक जाल बुना जा रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं, महाजनी मानसिकता जो हमारे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी सवा सेर गेहूँ कि संकट में पड़ा हुआ आदमी किस प्रकार सवा सेर गेहूँ का ऋण ले करके सारी जिंदगी के लिए अपनी गुलामी का पट्टा लिख देता है। राहत के जरिए अपने जंजाल को फैलाना, अपनी जकड़बंदी में लोगों को लेना, ये बहुत पुराना तौर तरीका महाजनी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद जब औपनिवेशिक ताकतों ने अपने नव उपनिवेशवादी जाल को बुनना शुरू किया, तो उसमें उन्होंने जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया वो था राहत, एड, फ्रॉम एड टू कॉलोनाइजेशन। गरीब और पिछड़े हुए औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा ही लूटे हुए देशों को फिर से विकास या किसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए राहत प्रदान करके उन देशों की सरकारों पर अपनी जकड़बंदी को बनाए रखने का रास्ता। यह जो एड टू कॉलोनाइजेशन का जो सिद्धांत कर्ज के जरिए, वो भले ऐड के नाम पर हो या किसी सीधे सीधे कर्ज के करारनामे के जरिए हो, कर्जदार को अपने कब्जे में करने का तरीका ये कभी भी कर्ज लेने वाले के लिए राहतकारी नहीं होता है। आज इस कोरोना के संकट के काल में, जिस समय में भारत का आदमी अपने जीवन को बचाने के लिए जूझ रहा है, उस समय भारत सरकार उसके जरिए अपना व्यवसाय करने की कल्पना कर रही है। कर्ज का क्या मतलब हुआ? कम बेसी आपको उनसे ब्याज वसूलना है, आपको उनसे लाभ लेना है। जिस समय में उम्मीद यह की जाती थी कि आप सीधे सीधे आम लोगों के, पीड़ित लोगों के खातों में कैश ट्रांसफ़र करेंगे, जैसा कि दुनिया के तमाम देशों में किया भी जा रहा है और वही होना भी चाहिए। राहत का मतलब यही है। और जनतंत्र में सरकारें राहत देती है तो वे अपनी जेब से नहीं देती है,
वे जनता के पैसे को ही जनता को लौटाती है, जनता को उसके संकट के समय में वापस करती है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक अजीब किस्म का पूंजीवादी राजतंत्र चल रहा है। मोदी जी का पूंजीवादी राजतंत्र, जहाँ जनता का कुछ नहीं है, जो कुछ है उन राजा का है। तो क्या किया आज निर्मला सीतारमण जी ने? उन्होंने कुछ सब्जबाब दिखाए। जिस समय में खुद बीजेपी की सरकारें तमाम जगहों पर श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है, श्रम कानूनों को खत्म कर दे रही है, उस समय में निर्मला सीतारमण की नैतिकता देखिए कि वे कह रही है कि हम न्यूनतम वेतन कानून को अनिवार्य तौर पर सब जगह लागू करेंगे और राज्यों में इसमें जिस प्रकार की असमानता दिखाई देती है उसे दूर करेंगे। अभी कुछ नहीं करने को है, आने वाले समय में संसद में करेंगे। उसी प्रकार से करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने घोषणा की कि कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, लेकिन बिल्कुल वो सारा का सारा मामला कर्ज के बंटवारे का मामला। जैसे एक योजना उन्होंने टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लानिंग के तौर पर जिसे कहा कि हम वन नेशन वन रेशन कार्ड की योजना लागू करेंगे। क्या मतलब है? आप जब करेंगे कर दीजिए। जिस समय में राहत पैकेज की बात चल रही है उस समय में आप इस प्रकार की बजट भाषण में की जाने वाली घोषणाओं की तरह एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब सस्ते किराए पर मजदूरों के लिए घर की व्यवस्था की जाएगी। तो पहले से ये तमाम योजनाएं चल रही है और हम जानते हैं इन योजनाओं के साथ जुड़ी हुई धांधलियों को, और फिर उसे दोहरा करके क्या कहना चाहते हैं। जिस समय में मनरेगा ऐसे ही एक बहुत विवाद की स्थिति में पहुंच गया है, राज्य और केंद्र के बीच लगातार तनातनी बनी रहती है। मनरेगा के लिए राज्यों को जरूरी धन की आपूर्ति नहीं की जाती है, उसका आवंटन नहीं होता है। और अब कह रहे हैं कि जो मजदूर शहरों से गांवों की ओर चले जा रहे हैं वे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उन्हें भी मनरेगा का काम मिल जाए। अर्थात शहरों में उन्हें वापस ला करके अर्थव्यवस्था को चंगा करने की योजना तो बालाए ताक पर रख दी गई है और उन्हें ही किसी तरीके से वो गांव में ही बस जाए, इसकी बातें की जा रही है। लेकिन सब धोखे की बातें, सब करना कुछ नहीं है इसलिए, और बोलना बहुत कुछ है। आज भी निर्मला जी ने प्रधानमंत्री के उस झूठे आवेग को दोहराया कि हम तो चाहते थे कि मजदूर अपने जहाँ है वहीं रह जाए, उन्हें रहने की और खाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये तो मनुष्य के मन की भावना, उनकी तरंगों का सवाल है। वे निकल पड़े। शर्म नहीं आती इन्हें कि आदमी हजारों किलोमीटर की यात्रा पर पैदल निकल पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के।
हजारों लाखों की संख्या में। और ये कह रहे हैं कि हम तो सारी व्यवस्था कर दे रहे थे, रहने की व्यवस्था कर दे रहे थे, खाने की व्यवस्था कर दे रहे थे, कोई कष्ट नहीं था, फिर भी लोग निकल पड़े, क्योंकि उनको अपने घर वालों की यादें सताने लगी। और घर वालों की यादें सताने लगी तो वे सब अपनी जान को हथेली पर लेकर हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल पड़े। ये जो एक अजीब सा नज़रिया इस सरकार का जो लगातार सामने आ रहा है, इससे पता चलता है कि इनके पास कोई योजना नहीं है और ये अपनी महाजनी लालची मानसिकता से निकल नहीं पा रहे हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कौन से भयानक मानवीय त्रासदी की ओर हमारे देश को ढकेल दे रहे हैं। आज हम जब बात कर रहे हैं, कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या आने वाले 2-4 दिन के अंदर ही चीन से ज़्यादा हो जाएगी और इसके रुकने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। उस समय भी इस सरकार के पास स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च करने के लिए पैसे नहीं कि उसका विस्तार करे, उसकी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाए, कुछ नहीं। और आने वाले 2-4 महीनों में क्या स्थिति होने वाली है इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी भी कल्पना कर सकता है। लेकिन ये तो इतनी छोटी सोच के लोग हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि स्थिति आज जहाँ है आने वाले 15 दिन में कहाँ होगी, इनकी कल्पना के बाहर है। और 6 महीनों में कहाँ होगी। ये जो बहुत मौज से है, हमारे देश की जनता की भूख, हमारे देश की जनता के स्वास्थ्य की दुरावस्था का जो विकराल, जो भयानक चेहरा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, हम कहते हैं कि इनके लिए अपनी सत्ता को, अपनी गद्दी को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। यह तो भारत में मजदूर वर्ग की राजनीति की कमजोरियां रही है, जिसकी वजह से आज ये इस पूंजीवाद के अंतर्गत अपनी राजशाही को कायम करने में सफल हुए हैं। लेकिन यह ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। यह नज़रिया जिस तरह से पैकेज के नाम पर जो मजाक जो दिखाई दे रहा है, राहत पैकेज के नाम पर किसानों को और कर्ज दिया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा। कर्ज पाना जानते नहीं ये कितना कठिन काम है। उस कर्ज को पाने के पीछे आदमी अपनी जान गंवा देगा। तो यह पूरा भारत के गरीब लोगों के आखेट के लिए रचा जाने वाली एक मरीचिका साफ साफ दिखाई दे रही है। और वो सचेत रूप में इसे बुना जा रहा है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है। इसीलिए आज बड़ी आशा से हम सीतारमण का यह संवाददाता सम्मेलन सुन रहे थे और अब सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं जिन मजदूरों को उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है, वो वेतन के भुगतान की तरफ सरकार ठोस कदम उठाएगी। जो लोग आज भी शहरों में अटके हुए हैं, उनके लिए तत्काल राहत के बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ करने के बजाय आज भी दावा ये किया जा रहा है कि हम जिन श्रमिकों के लिए चलाई जाने वाली
रेलवे के लिए 85% खर्च केंद्र उठा रहा है। सारे इस प्रकार के विवादास्पद बातों को ये लोग दोहराते चले जाते हैं और पता नहीं किन लोगों को ये आश्वस्त कर रहे हैं, किन्हें ये विश्वास में ले रहे हैं। हम अब शायद एक और ये इनकी संवाददाता सम्मेलन कोई होगा, कोई एक और पैकेज आने वाला रहेगा, लेकिन अभी तक के 2 पैकेज से ही साफ हो गया है कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवा कर्ज के फंदे के। कल ये कह रहे थे कि उद्योगपतियों के लिए कई MSMEs के लिए कर्ज की योजना है। कौन लेगा कर्ज जब उनके उत्पादों के लिए बाजार ही नहीं होगा? आदमी अपनी दरिद्रता के कारण बाजार से भागा हुआ है, भाग के रहेगा, खर्च करना नहीं चाहेगा। ऐसे समय में उत्पादन किसके लिए किया जाएगा? तो लेकिन ये सब अर्थव्यवस्था की बहुत ही बुनियादी चीज़ों के प्रति भी इनमें जागरूकता नहीं है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो चूँकि RSS की ये विडंबना है कि उसने कभी भी आर्थिक मुद्दों को प्रमुखता के साथ अपने विचार का विषय नहीं बनाया। उसके स्वदेशी जागरण मंच वगैरह वाले भी जो है, वो जो कहते हैं उनको खुद की बातों पर ही यकीन नहीं होता है। वो सब कुछ पुरानी प्रतिक्रियावादी किस्म की बातों को दोहराते रहते हैं, जो ऊपर से तो बहुत आदर्शवादी प्रतीत हो सकती है, किंतु वास्तविकता में जिनके अमल की कोई संभावना नहीं होती है, जो आपके जनता को बुनियादी तौर पर दरिद्र रखकर बनाई जाने वाली आर्थिक योजनाएं होती हैं। और वही RSS आज सत्ता के चला रहा है। चूँकि आर्थिक विकास की योजनाएं उनके दिमाग से बाहर है, वे अपने तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर ही काम करते रहे हैं और उसका मतलब कि हिंदू मुस्लिम मुद्दों को, हिंदू गौरव को जागृत करने के अपने मुद्दे पर वे काम करते रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन जब ये आर्थिक चुनौती, आर्थिक परिस्थिति, जब जनता की बिगड़ती हुई स्थिति की चुनौती उनके सामने आई है, तब वे शुद्ध रूप से एक बहुत ही घटिया महाजन की तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं। मोदी RSS के प्रचारक रहे हैं, आज भी उस मानसिक ढांचे से निकल नहीं पाए हैं और इसीलिए हमारे देश के पिछड़ेपन के लिए वे और भी बड़े रूप में जिम्मेदार साबित होंगे। इस संकट को वे कह रहे थे कि अवसर में बदलने की ज़रूरत है। किस चीज़ का अवसर? इस संकट को वे भारत को अंदर से जर्जर कर देने के अवसर में अगर बदलना चाहते तो वे बात दूसरी है, क्योंकि तमाम उग्रवादी संगठनों की नीतियाँ इसी प्रकार की होती है कि जब वे सत्ता में होते हैं तो वे उन देशों को अंदर से तबाह कर देते हैं। और भारत में RSS और ये मोदी शासन बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहा है। अब ये फिर एक बार साबित हो गया है। नमस्कार।